समाज में किसी को मृत्यु को जल्दी लोग एक्सपेक्ट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट को हर एक एंगल से देखना चाहिए कि हमारा सोशल एक्सपेक्ट क्या है, लीगल एक्सपेक्ट क्या है, हर एक एंगल से देखना चाहिए। जीने का अधिकार में मृत्यु का अधिकार नहीं आ सकता है, और इसी बात पे मैं भी एग्री करता हूँ कि जीने का अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आ सकता है, चाहे सरकमस्टेंस। अगर किसी का ज़िंदगी है तो जब तक से उसका ज़िंदगी है तब तक से देश को, हमारा स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, न कि उसके मरने के बारे में सोचना चाहिए या मारने के बारे में। जब ऐसे कंडीशन में जब 80 करोड़ लोगों को जब राशन मिल सकता है, तो कोई ऐसा जब बेड पे पड़ गया है तो क्या स्टेट ऐसे लोगों को कुछ वेलफेयर स्कीम या कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकती है? मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। बुधवार 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, जिसमें 32 साल के हरीश राणा की जीवन रक्षक इलाज पर रोक लगाने की इजाज़त दे दी। कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ रहा, हम उन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि हरीश राणा वही जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने भविष्य को तय करने गया था, और वहाँ उनके साथ एक घटना घटी जिसके बाद लगभग 13 साल वो कोमा में रहे, और बस उनका शरीर जो है वो पत्थर बना रहा। ठीक रूप से आपको बता दें, जद्दोजहद करने लगे उनके माता पिता हरीश को वापस एक हरीश राणा बनाने के लिए, लेकिन इस जंग में माता पिता हार गए और उनको कानून का सहारा लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये दलील दी गई, आपको बता दें, हरीश राणा की ओर से इच्छा मृत्यु की मांग की गई उनके परिवार द्वारा। तब जाकर ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि अब उनके जीवन रक्षक इलाज पर रोक लगा दी जाए। इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर अधिवक्ता विनोद कुमार जी। हम इनसे बात कर लेते हैं, आखिरकार ये कैसे देखते हैं कानून प्रक्रिया के तौर पर, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला पहली बार दिल्ली में देखा जा रहा है कि इच्छा मृत्यु की जो है कोर्ट फैसला सुना रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे देखते हैं इसको? जी, अगर इसको देखा जाए तो दो एंगल से हमें देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट को हर एक एंगल से देखना चाहिए कि हमारा सोशल एक्सपेक्ट क्या है, लीगल एक्सपेक्ट क्या है, हर एक एंगल से देखना चाहिए। रीज़न क्या है कि हमारा एक बहुत पुराना हेरिटेज है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, और उसको दरकिनार करके भी फैसला नहीं आना चाहिए। अगर हम दो एंगल की अगर हम बात करें, पहला अगर इसका अगर हम इमोशनल कल्चरल वैल्यू अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखें, तो इससे तो बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारे समाज में किसी को मृत्यु को जल्दी लोग एक्सपेक्ट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसको तो देखा जाए तो हमारे सोसाइटी इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी कि किसी का डेथ हो और उसमें कोई ऑर्डर के थ्रू डेथ हो, इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन जहाँ तक लीगल एस्पेक्ट अगर रहा, तो लीगली अगर देखा जाए तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस का फैसला आया है, जिसमें जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस के विश्वनाथन का जजमेंट है, और काफ़ी लंबा जजमेंट है, 338 पेज का जजमेंट है। तो हर एक एंगल को डिस्कस किया है। लेकिन अगर हमारा व्यू अगर लें, तो हम इस जजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए भी अगर हमारा इस जजमेंट से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक हमारे सोसाइटी में एक गलत तरह का ट्रेंड चलेगा। क्योंकि हमारा एक जो स्टेट है, जो हमारा कंट्री का जो कंसेप्ट है, एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट जो होती है, हर एक तरह से अपने सिटीजन के लिए जो वेलफेयर हो सकता है वो करती है, और करना भी चाहिए। जहाँ इस कंसेप्ट पे जहाँ पे देश चल रहा हो, तो वहाँ पे किसी का मृत्यु की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो और लीगली अगर देखा जाए तो इससे पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कोर्ट के सामने, जिसमें ये ज्ञान कौर का जजमेंट था, जिसमें बिल्कुल डिस्कस किया था, इसी बात को अपहेल्ड किया था कि जीने का अधिकार में मृत्यु का अधिकार नहीं आ सकता है। और इसी बात पे मैं भी एग्री करता हूँ कि जीने का अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आ सकता है, चाहे सरकमस्टांसेस जो भी हो। अगर देखा जाए तो देश को इसके वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा
रूल्स बनाना चाहिए, रेगुलेशन बनाना चाहिए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि इस तरह का जो लोग जितना दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं उनको रखने के लिए कोशिश करना चाहिए, मरने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना व्यू दे। मेरा एक सवाल और है आपसे वकील साहब, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था उस दौरान एक चीज़ मद्देनज़र देखा गया है जजों के द्वारा कि 13 साल जब वो बच्चा कोमा में रहा हरीश राणा, उस दौरान 13 साल की जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है उसके आधार पर ये तमाम फैसले सुनाए गए हैं, क्योंकि 13 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है परिवार के लिए भी कि जद्दोजहद करते रहे, और उसके बाद भी डॉक्टर की तरफ से ये कहना था कि इसका जो है इलाज ऐसे ये जब तक सपोर्ट पे रहेगा तब तक ही ये ज़िंदा रहेगा। अब उसके प्राकृतिक के ऊपर छोड़ दिया गया। देखिए, अगर इस तरह का केसेस जहाँ पे हो तो हम एक किसी का ज़िंदगी को हम एक फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटी के फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। अगर किसी का ज़िंदगी है तो जब तक से उसका ज़िंदगी है तब तक से देश को, हमारा स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, न कि उसके मरने के बारे में सोचना चाहिए या मारने के बारे में सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या आप कैसे मानते हैं, इस फैसले को सही है या गलत? देखिए, हमारे अगर लॉ की बात रहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो अपने आप में लॉ होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो हम एग्री तो नहीं करते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन कुछ और होना चाहिए। ये होना चाहिए कि स्टेट को डायरेक्शन होना चाहिए कि आप जब तक से इनका ज़िंदगी है तब तक से उनका देख रेख जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें। लेकिन वकील साहब, लंबे समय तक एक परिवार कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए जद्दोजहद करता रहा और अभी भी हिम्मत नहीं हारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब पता है कि उम्मीदें टूट जाती हैं, उसके बाद माता पिता की भी एक उम्र होती है, उसके बाद उस बच्चे की केयरिंग कब तक रहेगा, इस लिहाजे से कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए, आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहे हैं कि एक उनके मदर फादर का जो एज कंडीशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोटेक्ट करना, अगर हरीश राणा जी का अगर लाइफ का अगर प्रोटेक्ट करने का अगर जिम्मेवारी, तो उनके मदर और फादर का ही नहीं है, हमारी सोसाइटी की भी है, हमारा स्टेट का भी है, हमारा कंट्री का भी, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। उनके मदर और फादर तक ही हमें लिमिट नहीं रखना चाहिए। अंतिम सवाल मेरा आपसे, हरीश राणा की ज़िंदगी बचाने के लिए परिवार ने आर्थिक रूप से वो सब कुछ बेचकर लगा दिया। अब परिवार के पास कुछ बचा नहीं है, और हालांकि इस फैसले के बाद जो आया है कहीं ना कहीं माता पिता के जो आंसू है उस वक्त से रुक नहीं रहे हैं। अब आर्थिक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कानून में क्या कुछ ऐसा भी है कि इच्छा मृत्यु के बाद उसको आर्थिक सपोर्ट भी दिया जाएगा परिवार को? बिल्कुल करना चाहिए, स्टेट को इस तरह का स्कीम ज़रूर बनाना चाहिए कि ताकि इस तरह का कंडीशन, रीज़न ये है कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का एक लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ही होती है, जिसके बियॉन्ड कंट्रोल चली जाती है। यहाँ पे इमोशनल होकर के कोई अपने फादर अपने बेटा के बारे में या कोई मदर अपने बेटा के बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकता है, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक लिमिट में होती है। तो स्टेट को आगे आना चाहिए और उसको लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम बनाना चाहिए। जब ऐसे कंडीशन में जब 80 करोड़ लोगों को जब राशन मिल सकता है, तो कोई ऐसा जब बेड पे पड़ गया है तो क्या स्टेट ऐसे लोगों को कुछ वेलफेयर स्कीम या कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकती है? शुक्रिया आपका। तो हमसे बातचीत कर रहे थे, आपको बता दें कि सीनियर अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर परिवार को आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं तो उनको समाज को भी और सरकार को भी उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें इस बीच कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इस फैसले से न सिर्फ इंसानियत रोया है बल्कि एक पल के लिए कानून भी रो गया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,